खुशामदीद, खैर मकदम और वेलकम है आप सभी सामेईन व नाज़रीन का आपके अपने ही पसंदीदा यूट्यूब चैनल रिजवान ज़हीर पर। आज की इस वीडियो में आप सबों को मैं पिछली वीडियो की ही तरह मुआविन उर्दू मुतरजम यानी सहायक उर्दू अनुवादक ऑल इन वन वीडियो, एक ही वीडियो में वाहिद जमा तज़किर व तानीस, अज़दाद, उर्दू से हिंदी या हिंदी से उर्दू तर्जमा और इस्तिलाहात साजी सभी चीज़ें बताऊंगा और साथ ही साथ जनरल नॉलेज के क्वेश्चन भी ऐड होंगे। तो पूरी वीडियो देखिए, कहीं पर कोई डाउट हो या कन्फ्यूज़न हो तो आप हमें उसे नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं, लेकिन शुरू करने से पहले एक इन्फॉर्मेशन है कि अभी आप जो ये PDF देख रहे हैं, इस PDF को मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर भी अपलोड कर देता हूँ। तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल रिजवान ज़हीर ज्वाइन कर लें, वहाँ आपको ये PDF मिल जाएगा। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया गया हुआ है। आप टेलीग्राम का जो लिंक है उस पर क्लिक करके टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले पिछली वीडियो की तरह जैसे उर्दू से हिंदी हम तर्जमा ले रहे हैं आज की इस वीडियो में। फ़ौक़ानिया और मौलवी कापियों की जांच शुरू। अच्छा, इसका हिंदी छूट गया है तो आपको हम बता दें, फ़ौक़ानिया और मौलवी कापी यानी जब एक नॉर्मल कॉपी होती है, लेकिन ये एग्ज़ाम की कॉपी है तो एग्ज़ाम की कॉपी के लिए उत्तर पुस्तिका यूज़ करते हैं। ये उत्तर पुस्तिका नीचे अभी लफ्ज़ आएगा तो आप समझ जाएंगे। और जो फ़ौक़ानिया होता है तो मदरसा बोर्ड का जो सिस्टम चलता है उसके अकॉर्डिंग फ़ौक़ानिया कहते हैं 10th लेवल को, और वस्तानिया एक इस्तेमाल होता है, एक लफ्ज़ आता है वस्तानिया कहते हैं 8th क्लास को, मिडिल क्लास को यानी एवरेज। और मौलवी जो हो जाता है वो 10+2, जो इंटरमीडिएट होता है वो 10+2 होता है। तो वो टर्म अभी आज आगे आएगा तो आप उसे देख लेंगे। तो चलिए सबसे पहला सेंटेंस जो हम आज की आपको यहाँ पेश कर रहे हैं, थोड़ा स्क्रीन छोटा कर लेते हैं ताकि आपको पता चले। पहले उर्दू पढ़ते हैं। पूरे बिहार में मदारिस में पढ़ने और इम्तहान देने वाले तलबा व तालिबात में से दर्जा फ़ौक़ानिया यानी मैट्रिक और मौलवी यानी इंटर 2021 के इम्तहानात की कापियों की जांच का अमल चल रहा है। ये कामयाबी नहीं है, कापियों की जांच का अमल चल रहा है। अब इसके लिए जब हम हिंदी करेंगे तो आइए देखते हैं हिंदी में क्या क्या टर्मिनोलॉजी यूज़ हुए हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर देखने करेंगे पूरे बिहार, तो पूरे के लिए समस्त। मदारिस में पढ़ने वाले तो ये मदारिस तो इस मदरसा ही रह जाएगा। मदरसा की जमा अरबी में मदारिस होती है, लेकिन हिंदी में मदरसों हमने इस्तेमाल किया है। अब बहुत ज़्यादा अगर डीपली जाएंगे तो फिर पाठशाला, लेकिन जब पाठशाला करेंगे तो फिर ये हम कह सकते हैं कि इसका रूह चेंज हो जाएगा, यानी जो लफ्ज़ में जो बताया जा रहा है वो नहीं हो पाएगा। इसलिए आप यहाँ पर मदरसा ही रहने दो। तो मदरसों में शिक्षा प्राप्त करने, पढ़ने वाले यानी शिक्षा प्राप्त करने वाले, और इम्तिहान देने वाले तो परीक्षा देने वाले कहेंगे या फिर परीक्षार्थी। हमने शिक्षा प्राप्त करना है इस वजह से पिछले जुमले की बनावट की वजह से परीक्षा देने वाले इस्तेमाल कर लिया है, लेकिन अगर इसका हम यहाँ पर शिक्षार्थी यूज़ करते तो फिर यहाँ पर भी हम परीक्षार्थी यूज़ कर सकते थे, दोनों सही होगा। तलबा व तालिबात यानी छात्र छात्राओं में दर्जा फ़ौक़ानिया, तो फ़ौक़ानिया कहते हैं माध्यमिक को, सेकेंडरी को, और मैट्रिक उच्चतर माध्यमिक यानी हायर सेकेंडरी। तो यही दो टर्मों। इम्तहानात की कापियों की जांच का अमल 2021 के परीक्षाओं की उत्तर पुस्तिका। नॉर्मल जब कॉपी जो होगा उसके लिए हम तो हिंदी में भी कापी ही यूज़ कर लेते हैं, लेकिन जब वो आंसर जवाबी कॉपी होती है, एग्ज़ाम से रिलेटेड होता है, तो उसके लिए हम उत्तर पुस्तिका यूज़ करते हैं। उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन और जांच, ये जो कॉपी जो जांच किया जाता है, कॉपी में जो नंबर दिए जाते हैं उसके लिए लफ्ज़ मूल्यांकन का इस्तेमाल होता है। वैसे अगर किसी जगह को हम जब देखने जाते हैं तो जांच पड़ताल तो वो निरीक्षण हो जाता है, और बाज़ दफ़ा अवलोकन भी इस्तेमाल होता है। वो अलग अलग जगहों पे अलग अलग लफ्ज़ इस्तेमाल होगा। जब कॉपी की जांच करेंगे तो यहाँ पर ये मूल्यांकन होगा यानी इवैल्यूएशन। तो इस तरीके से आप इस जुमले को एक मरतबा फिर से देख लीजिए ताकि आप समझ पाएंगे। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। जिस जुमले में बिहार शरीफ में मारूफ व मशहूर और कदीम तालीमी इदारा मदरसा अजीज़िया में फ़ौक़ानिया 2021 के चंद अज़ला की कापियों की जांच का काम जारी है। अब जब हम हिंदी करेंगे तो यहाँ देख लेंगे बिहार शरीफ, ये तो जगह का नाम है तो सेम रहेगा, उसमें कोई बदलाव नहीं होगा। मारूफ व मशहूर के लिए सुप्रसिद्ध, एक प्रसिद्ध सिर्फ मशहूर, लेकिन मारूफ व मशहूर भी है तो सुप्रसिद्ध हो जाएगा। और कदीम, कदीम के लिए लफ्ज़ इस्तेमाल होता है प्राचीन। तालीमी इदारा शैक्षणिक संस्था, तालीमी के लिए शैक्षणिक,
और इदारा के लिए संस्था। मदरसा अजीज़िया में फ़ौक़ानिया, मदरसा अजीज़िया ये तो सेम टू सेम ही है कि कुछ ज़िलों की उत्तर पुस्तिका, चंद ज़िला अज़ला जो इस्तेमाल किया गया उसके लिए कुछ ज़िलों के उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन का कार्य जारी है। पूरे जब हम सेंटेंस को पढ़ेंगे तो ये होगा, बिहार शरीफ में सुप्रसिद्ध और प्राचीन संस्था मदरसा अजीज़िया में फ़ौक़ानिया 2021 के कुछ ज़िलों की उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन का कार्य जारी है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ये जुमला भी थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन एग्ज़ाम में आपको इसी तरीके के जुमले, पूरा आपको पैराग्राफ नहीं आएगा बल्कि जुमला ही, ये बड़ा सा सेंटेंस ही दिया होगा। बिहार स्टेट मदरसा एजुकेशन बोर्ड के सेक्रेटरी मोहम्मद सईद अंसारी अचानक जांच सेंटर के मुआयना के लिए तशरीफ़ लाए और जांच करने वाले कमरे में जाकर कापियों को चेक किया। एक चीज़ थोड़ा और यहाँ आप समझ लीजिए कि हमने जहाँ से इस इबारत को लिया है वहाँ पर जांच सेंटर या जांच ही उर्दू में इस्तेमाल किया था गया। उर्दू में उसके लिए लफ्ज़ अलग इस्तेमाल होता है, लेकिन जो लफ्ज़ यहाँ पर हमने दिया हुआ था सेम वही लफ्ज़ हमने इस्तेमाल किया, इस वजह से जांच ही लिखेंगे। जांच सेंटर, तो उसके लिए हम यहाँ पर आप देखेंगे मूल्यांकन केंद्र, मुआयना के लिए निरीक्षण, तशरीफ़ ला और जांच करने वाले और मूल्यांकन वाले कमरे में, मूल्यांकन वाले घर या जगह पर तो मूल्यांकन कक्ष में जाकर उत्तर पुस्तिकाओं को देखा। तो पूरे जुमले में एक पहला जो आया था बिहार स्टेट मदरसा एजुकेशन बोर्ड, जिसे BSMEB भी कहते हैं, तो ये किस उर्दू में लिखेंगे, हिंदी में या इंग्लिश में? नाम इंग्लिश में है लेकिन सेम टू सेम वही चीज़ आपका उर्दू या हिंदी में ही रहता है, तो इसमें हम बदलाव नहीं करेंगे। और सईद अंसारी ये तो प्रॉपर नाउन है, तो नाउन तो कभी चेंज होता ही नहीं है। एक चीज़ और समझिए, यहाँ पर अचानक जाँच के लिए किसी चीज़ पर छापा जो मारा जाता है, अचानक से किसी चीज़ की बारे में तफ्तीश की जाती है, तो वहाँ पर इस्तेमाल होता है औचक। अचानक के लिए क्या लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, आप पेपर वगैरह में पढ़ते होंगे, औचक निरीक्षण, तो आप इसको याद रखिए। तो इस तरीके से ये पूरा जुमला पूरा हुआ। अब हम तर्जमा निगारी से आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के दूसरे सेक्शन में। अब इस सेक्शन में आपको अल्फाज दिए गए हुए, टोटल 10 अल्फाज हैं, इनमें से आपको उनका हिंदी बताना है कि किस लफ्ज़ के लिए कौन सा हिंदी शब्द प्रयोग किया जाता है। जब लफ्ज़ कहेंगे तो उर्दू में हो जाएगा और शब्द कहेंगे तो हिंदी में या इंग्लिश में वर्ड कहते हैं। तकदीर, तकदीर के लिए एक लफ्ज़ जो इस्तेमाल होता है, आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में बताते रहें किस लफ्ज़ के लिए कौन सा हिंदी शब्द प्रयोग किया जाएगा, ताकि आपका भी खुद का एहतिसाब हो पाए कि हाँ आपने अभी तक कितना पढ़ा है या अभी कितने पानी में है, कितना सही हो पा रहा है। तो तकदीर के लिए भाग्य, भाग्य यानी किस्मत। तकरीब, दूसरा तकरीब आ रहा है, तकरीब के माने होते हैं प्रोग्राम के, तो हिंदी में उसके लिए उत्सव। शताब्दी उत्सव, जश्न सदसाला मनाते हैं ना, तो जश्न या तकरीब, तो उसके लिए उत्सव हो जाएगा। नेक्स्ट अगला लफ्ज़ जो आ रहा है इजरा। इजरा का माना क्या होता है? इजरा जब भी कोई नई किताब जब मार्केट में आती है, कोई राइटर या कोई मुसन्निफ जब नई किताब तहरीर करता है, तो उस किताब का मंजर आम पर लाने के लिए इजरा किया जाता है। तो इजरा के लिए हिंदी में जो लफ्ज़ इस्तेमाल होता है वो है विमोचन। विमोचन यानी इजरा। नेक्स्ट अगला गैर मामूली। मामूली अगर हम जब कहेंगे तो वहाँ पर हम इस्तेमाल करेंगे साधारण, लेकिन अगर ये गैर मामूली है तो ये असाधारण हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तकसीम, लफ्ज़ तकसीम के लिए क्या इस्तेमाल होता है? तो लफ्ज़ तकसीम के लिए बंटवारा तो हम आम इस्तेमाल कर लेंगे, लेकिन जो ज़्यादा बेहतर होगा वो होगा विभाजन। भारत और पाकिस्तान का बंटवारा या फिर भारत और पाकिस्तान का विभाजन। नेक्स्ट है बेदारी। बेदारी मीन्स अवेयरनेस, उसके लिए हिंदी जो लफ्ज़ इस्तेमाल होता है वो है जागरूकता। जागरूकता, जागरूकता। नेक्स्ट है
अब हम पढ़ते होंगे कि महामारी जो कोविड-19 की अभी कोरोना महामारी है, उसके लिए सतर्क रहना है, हमें जागरूक रहना है। बेदार तो यही जागरूक हो जाएगा, जब बेदारी है तो जागरूकता। इस्तेमाल, इस्तेमाल के लिए जो लफ्ज़ इस्तेमाल होता है इंग्लिश में तो यूज़ करते हैं, हिंदी में प्रयोग या फिर उपयोग, उपयोग दोनों इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट है जायज़। जायज़ के लिए, जायज़ या नाजायज़ तो आपने देखा ही होगा, पढ़ा ही होगा। वैध, अवैध निर्माण, बाज़ दफ़ा मार्केट वगैरह में अवैध निर्माण कर लिया जाता है, रोड की जो ज़मीन होती है उस पर लोग घर बना लेते हैं, तो ये वैध निर्माण। जायज़, अगर यही नाजायज़ हो तो अवैध निर्माण हो जाएगा, इसमें ही अ जोड़ देंगे। नेक्स्ट है जानशी। जानशी किसे कहते हैं? कायम मकाम को या फिर सदर को या नायब को, यानी कोई ऐसा शख्स जो अपनी जगह पर न रहे तो उसके बाद जो उसकी जगह लेने वाला होता है वो जानशी कहलाता है। तो जानशी के लिए जो लफ्ज़ हिंदी में इस्तेमाल है वो है उत्तराधिकारी। उत्तराधिकारी, पहले जैसे बादशाहों का जो दौर था तो एक बादशाह गुजरने के बाद जो दूसरा बादशाह उसकी जगह बनता था, उसके ख़ानदान से जो बनता था उसे वो जानशी वो कहलाता था। कायम मकाम, जानशी, उत्तराधिकारी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। गुजारिश। गुजारिश के माने क्या होता है? किसी से रिक्वेस्ट करना। तो हिंदी में उसके लिए जो लफ्ज़ इस्तेमाल होगा वो है विनय या फिर प्रार्थना। प्रार्थना। चलो, तो इस तरीके से 10 अल्फाज ख़त्म हुए। अब हम अगले सेक्शन में बढ़ेंगे इस वीडियो में, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और अहम भी है, मुंदरजा अल्फाज की जमा। जमा बताना, आपके एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे, जमा वाहिद और जमा भी क्या होगा। तो हम आपको एक लफ्ज़ के साथ साथ लिखते हुए चले जाते हैं। हादसा की जो जमा है वो है हवादिस, या फिर इसे हम हादसात भी कहते हैं। उम्मत, हम सब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती हैं, तो उम्मत के लिए जो लफ्ज़ जमा है वो है उमम। क्या? उमम। थोड़ा सा यूनिक वो लफ्ज़, यानी बिल्कुल ही आम तौर पे जो आप नहीं देखते होंगे उस तरीके के अल्फाज की हमने जमा यहाँ पर लाने की कोशिश किया है। अब यहाँ पर आ रहा बैत। लफ्ज़ बैत, तो बैत के दो माने होते हैं। एक दो शेर वाला होता है, उसे भी हम बैत कहते हैं, 4 लाइन वाला, और दूसरा बैत के माने घर के ही होता है। लेकिन अगर ये बैत शेर के माना में हो, बैत अगर शेर के माना में हो तब इसकी जमा अबियात कहेंगे, लेकिन अगर ये घर के माना में हो तब फिर ये बुयूत हो जाएगा। तो आप इस चीज़ को नोट रखिएगा। और अगर इसमें कोई भी नहीं दिया हुआ, ज़बर ज़ेर पेश अगर नहीं लगा होगा आपके इम्तिहान में, तो फिर आप इनमें से दोनों में से कोई भी बता सकते हैं। नेक्स्ट है हिस्सा, यानी पार्ट, टुकड़ा। तो पार्ट के लिए जो लफ्ज़ जो जमा इस्तेमाल होता है वो है हिस्सस। थोड़ा कंफ्यूज मत होइए, बिल्कुल जिस तरीके से किस्सा यानी कहानी, उसकी जमा किसस होती है, उसी तरीके से उसी वज़न पर हिस्सा भी है तो उसकी जमा भी हिस्सस ही होगी। सॉरी, किस्सा है तो उसकी जमा किसस होगी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। जानिब यानी साइड, तो उसकी जमा है जवानिब। शजर की जमा अशजार, शजर के माने दरख्त, पेड़ के होता है। इस्म, इस्म के माने नाउन, और इसकी जमा जो है वो है अस्मा। अस्माउल अंबिया हम आप तौर पर लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, अंबियाओं के नाम। ज़र्फ़ माने जगह, उसकी जमा है ज़ुरूफ़। हबीब के माने दोस्त और उसकी जमा अहबाब। आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में बताते रहिए। आखिरी लफ्ज़ जो है इस सेक्शन का, इस हिस्से का, वो है कानून। कानून की जमा वो है कवानीन। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, जो कि चौथा सेक्शन है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जिन्स बताना है आपको, मुंदरजा अल्फाज की जिन्स क्या होगी। कायनात, कफन, तजर्बा, टोपी। आप इन अल्फाज के जिन्स नीचे कमेंट बॉक्स में लिखते रहें ताकि आपको खुद का भी पता चल पाए, क्योंकि हम बताएंगे तो आप तो जान ही जाएंगे, लेकिन खुद पहले से जान रहे थे या नहीं ये ज़्यादा ज़रूरी है, यानी सेल्फ एनालिसिस भी आपका हो जाएगा। कायनात, तो कायनात जो है वो है मुअन्नस है। कायनात मुअन्नस, ये बहुत बड़ी कायनात है। कफन, कफन लफ्ज़ मुज़क्कर है। आपने वो प्रेमचंद का नावल पढ़ा ही होगा कफन, उसमें हम कह सकते हैं कि प्रेमचंद
का नावल, प्रेमचंद के नावल का नाम कफन किसने रखा था? सॉरी, उस जुमले में इस्तेमाल नहीं हो रहा है कि कफन का कपड़ा बहुत महंगा होने लगा है। नेक्स्ट है, आगे बढ़ते हैं, तजर्बा। ये जो तजर्बा है ये भी मुज़क्कर है। हमारा तजर्बा, आपका तजर्बा, हमारे बुजुर्गों का तजर्बा। टोपी, टोपी ये मुअन्नस। हमने बताया था पहले वीडियो में, एक स्पेशल वीडियो में, कि जिस लफ्ज़ के आखिर में या हो आम तौर पर वो मुअन्नस माना जाता है। तो यहाँ टोपी है, आम तौर पर इसके कुछ एक्सेप्शन भी है, यानी ये कवायद सभी पर लागू नहीं होता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, वो है हुस्न। तो हुस्न क्या है? ये मुज़क्कर है, मुज़क्कर। किसी हम लड़के का हुस्न या लड़की का हुस्न दोनों कर सकते हैं कि बहुत ही दिलदीदा है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, दरिया। दरिया के माने क्या है? तो ये जो दरिया है ये भी मुज़क्कर है। समुद्र, खारा दरिया, नमक का दरिया, हिंदुस्तान का सबसे बड़ा दरिया, इस तरीके से आप जुमले में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। धूप, धूप जो कि ये मुअन्नस है। धूप बहुत ज़्यादा पड़ रही है, सुबह की धूप, शाम की धूप नुकसानदेह होती है। ज़राअत यानी खेती, तो ये जो ज़राअत है ये भी मुअन्नस है। हिंदुस्तान की ज़राअत हिंदुस्तान में ही महदूद है। शबनम यानी ओस, तो ये जो है मुअन्नस है। सुबह में शबनम गिरती है, शबनम गिरने से बहुत सारे नुकसान हो जाते हैं। नेक्स्ट है गज़ा। गज़ा ये भी मुअन्नस ही है, यानी न्यूट्रिशन। अगर हम अच्छा गज़ा, सुबह ताज़ा गज़ा खाएंगे, सुबह की ताज़ी गज़ा खाएंगे तो हम तंदुरुस्त रहेंगे, तो ये मुअन्नस है। तो इस तरीके से 10 अल्फाज ख़त्म हुए जो कि तज़कीर व तानीस यानी जिन्स बताने थे। अब हम फिर आगे बढ़ते हैं, अगला सेक्शन जो है वो है जनरल नॉलेज यानी आम मालूमात का। आम मालूमात की भी क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नॉर्मल ग्रामर जो है वो तो सब कर लेगा, जनरल नॉलेज जिसको पता होगा वही एग्ज़ाम करेक्ट कर पाएगा। किस नदी को बंगाल का गम कहा जाता है? तो बंगाल का गम कहा जाता है दामोदर नदी को। ठीक, अगर यही क्वेश्चन होता कि बिहार का गम किसे कहा जाता है, तब फिर जवाब होता कोसी नदी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, इंडियन नेशनल कांग्रेस का पहला इजलास कहाँ हुआ था? INC का एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था? तो 1885 में, 1885 ईस्वी में। और ये इजलास पहला कहाँ हुआ था? तो आप वो भी नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए, मुंबई में। और सबसे पहले जो सदर थे INC के कौन थे, वो नीचे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, मैं आगे बताऊंगा वो भी। राज्यसभा में कितने अरकान नामजद किए जाते हैं? राज्यसभा का जो रुकन है, अरकान है, आप उन्हें समझिए कि टोटल कितने हैं। तो टोटल जो अरकान हो सकते हैं वो 250 से ज़्यादा नहीं हो सकते हैं। लेकिन मौजूदा कितने हैं? अभी मौजूदा 245 है, 245 ही है। लेकिन 250 तो ज़्यादा हो सकते हैं। इसमें भी दो हिस्से हैं, एक ये कि नुमाइंदा जो होंगे वो मुंतखबा होंगे, यानी मुंतखब किए गए होंगे आवाम के ज़रिए, और दूसरे जो होंगे वो नामज़द। तो टोटल 250 में से 238 ये मुंतखब होंगे, यानी इलेक्शन से जीत कर आएंगे, और जो 12 होंगे ये प्रेसिडेंट की तरफ से चुने जाएंगे, ये नामज़द किए जाएंगे। तो टोटल 250 हो जाएंगे। लेकिन मौजूदा अभी 245 ही है, तो इसमें से 233 जो है ये चुने जाते हैं, मुंतखब होते हैं, और बाकी जो आपका 12 रह गए ये सिर्फ ये नामज़द होते हैं। यानी उसमें कई सारे फील्ड बनाए गए, उस फील्ड में जो अच्छा काम करने वाले होते हैं उनको राष्ट्रपति की तरफ से मुंतखब यानी कि नामज़द कर दिया जाता है, वो नॉमिनेटेड होते हैं, नामित होते हैं। तो इस तरीके से आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, हिंदुस्तान की पहली खातून IPS अफसर कौन थी? तो ये तो आप जानते ही हैं, किरण बेदी। और सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट की जज कौन बनी थी? तो बीबी फातिमा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं,
काजीरंगा कौमी पार्क कहाँ वाक़ है? नेशनल पार्क से भी क्वेश्चन पूछे जाते रहे हैं और पूछे जाने के चांसेस हैं। काजीरंगा पार्क वाक़ है असम में। और इसी तरीके से सुंदरबन, ये जो पार्क है वो कहाँ वाक़ है? तो सुंदरबन बंगाल में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, 1857 की बगावत में बिहार की नुमाइंदगी कौन करता है? असल ये करता है नहीं होना चाहिए, बल्कि कौन कर रहा था होना चाहिए। तो 1857 की जो बगावत हुई थी उसमें अलग अलग जगहों से उसके अलग अलग नुमाइंदा थे। मेन के सेंटर जो दिल्ली था वहाँ पे बहादुर शाह जफ़र दोम वो थे। बाकी अलग अलग जगहों पे तो बिहार से वो जो नुमाइंदा कर रहे थे उनका नाम है कुंवर सिंह। और इनकी वफ़ात 9 मई 1858 को हुई थी। फिर उसके बाद अब और कुछ और भी जगह है, जैसे कि ये तो बिहार की बात हो गई। अगर यही हो कि ये लखनऊ में इसकी अगुवाई कौन कर रहा था, इसकी नुमाइंदगी, तो लखनऊ में बेगम हज़रत महल, कानपुर में नाना साहब और फैज़ाबाद में मौलवी अहमदुल्ला। आप इन चीज़ों को नोट करते जाइए। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नालंदा यूनिवर्सिटी की इमारत को किसने गिराया था? अभी तो हम नालंदा, ये अलिफ ना होकर नालंदा यूनिवर्सिटी होगा। उसकी इमारत को किसने ज़मींदोज़ किया था? तो बख्तियार खिलजी। और नालंदा यूनिवर्सिटी की तामीर किसने की थी? तो कुमारगुप्त ने। नालंदा यूनिवर्सिटी की तामीर कुमारगुप्त ने। और ये भी पूछा जाता है कि बिहार का सबसे पुराना कौन सा इदारा है, तो वो भी आप नालंदा यूनिवर्सिटी ही बताएंगे। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, बिहार केसरी के नाम से जाना जाता है। बिहार केसरी किसे कहा जाता है? तो बिहार केसरी श्री कृष्ण सिंह को कहा जाता है। श्री कृष्ण सिंह। और श्री कृष्ण सिंह बिहार के पहले वजीर आला भी थे। अगर ये भी क्वेश्चन हो जाए कि बिहार के पहले वजीर आला कौन है, तो भी जवाब आएगा आपका श्री कृष्ण सिंह। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 और 10, ये 2 ही क्वेश्चन और बचा है इस वीडियो का। बिहार से झारखंड कब अलग हुआ? बिहार से झारखंड जो कि अलग हुआ वो है 15 नवंबर साल 2000। और उससे पहले ये झारखंड जो बिहार का हिस्सा करता था, लेकिन 15 नवंबर 2000 को बिहार से लगभग तकरीबन 46%। अगर आपके क्वेश्चन में 45, 50, 40 करके हो, यानी 45 से 46 के बीच में जो ऑप्शन होगा आप उनमें से किसी को भी सही कर सकते हैं। टोटल जो एकदम एक्यूरेट है वो है 45.85% जो है हिस्सा बिहार से काट करके अलग करके झारखंड को बनाया गया। कब? 15 नवंबर सन 2020 को, 15 नवंबर सन 2000 को। और लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, उर्दू किस रस्मुल ख़त में लिखा जाता है? उर्दू की स्क्रिप्ट क्या है? जैसे हम जानते हैं कि हिंदी जो है, हिंदी देवनागरी में लिखा जाता है, देवनागरी। और फिर अगर ये पूछा जाए कि इंग्लिश में किस में है, तो इंग्लिश के लिए तो रोमन होता है। उर्दू का रस्मुल ख़त क्या है? आपका सवाल ये बन रहा है। तो उर्दू रस्मुल ख़त जो है वो है ख़त्ते नस्तालीक में लिखा जाता है उर्दू का जो रस्मुल ख़त है। तो इस तरीके से 10 क्वेश्चन समाप्त हुए। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, और आप नए हैं अभी तक रिजवान ज़हरी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और इसी तरीके से अगली वीडियो में मैं आप सबों के लिए फिर से हाजिर होऊंगा इससे भी बढ़िया कंटेंट लेकर के। तब तक के लिए आज की इस वीडियो में दीजिए हमें इजाज़त। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।